नमस्कार। आज से हम प्रारंभ करेंगे नाटक आषाढ़ का एक दिन। नाटककार मोहन राकेश। अंक 1। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण तक चलता रहता है, फिर धीमे धीमे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोका है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ की छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सी सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर छिटकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। अंबिका: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा। माँ, ऐसी धारसार वर्षा। दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो ना माँ, कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो, सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केशों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका: सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। मल्लिका: तुमने पहले से ही निकाल रखे। अंदर कूद चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। माँ, मैं जानती थी वर्षा होगी। मैं फिर भी घाटी की पगडंडी पर नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती है। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ वो अद्भुत अनुभव। वो अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कुवलैदल नीलेरुन तस्तोयनम रे। गीले वस्त्र कहाँ रख दूं माँ? यहीं रहने दूं? मृदु पवन विधुतर मंद मंदम चलभिदा अप्रहतमिव चेतस्तयोपदे सेन्द्र चापे पथिक जन वधुनाम।
तद्वियोगाकुलानां। बाहर आ जाती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि कोई क्यों पर्वत शिखरों की सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय तुम इसी तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप थान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि क्यों भीग कर आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसीलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते भी तुम दुकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध लौटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, पहले तुम बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अभी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंसू पोंछती है और पीछे से हटाकर चौकी के पास बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दे जाता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वो भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है और कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है और उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था।
मल्लिका, तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं और बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती क्यों नहीं? क्या मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूं तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूं मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका, तुम ना कहो, मैं कर रही हूं। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वरण किया है। मेरे लिए वो संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना, आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है? मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान पटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश, विवशता की रेखाएं एक साथ खींच जाती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वो छाछ उठाए खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की तरफ देखती है, फिर अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर के बहुत कुछ काम करने हैं। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे।
कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम में नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष में से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लेते हैं। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बड़ा विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट हैं। कालिदास हरिण शावक को झुलाने लगता है। इसके पश्चात अगले भाग में। धन्यवाद।